ये रेशमी जुल्फे, ये शर्वती आंखें, इन्हें देख कर ही रहे है सभी, इन्हें देख कर रहे है सब। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा 10वीं क्लास 10th है ना कि एनसीईआरटी बुक का प्रश्न बैंक निकल करके आ चुका है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, हम इसको हल कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सूत्र देख रहे थे। मैंने आप लोग को अध्याय 11 तक के सूत्र बता चुका था। अध्याय 8 था ना, अध्याय 8 के बाद फिर अध्याय 12 का सूत्र, ये अगला वीडियो है हमारा। अध्याय 12 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल के यहाँ पर हम सूत्र देखेंगे। ये सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है। देखिए पहला यहाँ पर है त्रिज्या आर वाले व्रत की परिधि। व्रत किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम व्रत। इस व्रत का केंद्र ये हो गया, व्रत का केंद्र ओ हो गया, और केंद्र से लेकर के परिधि तक की जो दूरी होती है, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या। इसकी त्रिज्या आर है। परिधि, परिधि का मतलब होता है किनारों की लंबाई। जो किनारे यहाँ पर आपको दिख रहा है, इन किनारों की लंबाई को हम बोलेंगे व्रत की, बोलेंगे व्रत की परिधि बोलेंगे। तो व्रत की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है। व्रत की परिधि का सूत्र वहां पर निकल करके आता है हमारा 2 पाई आर। त्रिज्या आर वाले व्रत की परिधि बराबर होती है 2 पाई आर, है ना। अब व्रत, त्रिज्या आर वाले व्रत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब होता है अंदर का हमारा पूरा एरिया। क्षेत्रफल का मतलब होता है अंदर का हमारा पूरा एरिया। व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल का मतलब होता है अंदर का पूरा एरिया। क्षेत्रफल, व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। व्रत का क्षेत्रफल होता है यहाँ पर हमारा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यहाँ पर हमारा क्या होता है? व्रत का क्षेत्रफल निकल करके आता है हमारा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है हमारा? व्रत का क्षेत्रफल निकल करके आता है पाई आर स्क्वायर। व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो अगला सूत्र यहाँ पर हमारा क्या बोल रहा है? अगला सूत्र यहाँ पर हमारा बोल रहा है बच्चों, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, सूत्र यहाँ पर बोल रहा है त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, संगत चाप की लंबाई। देखो क्या होता है, जैसे कि एक वृत्त की बात कर रहा हूँ, ये हो गया यहाँ पर आपका वृत्त, ये हो गया यहाँ पर आपका क्या वृत्त हो गया, ये बन गया यहाँ पर आपका एक वृत्त, ये बन गया यहाँ पर आपका एक वृत्त। इस वृत्त का केंद्र यहाँ पर आपका ये ओ हो गया, है ना। उसके बाद एक त्रिज्या ये हो गई और एक त्रिज्या हो गई, दो त्रिज्या मिलाकर के जो भाग बनाती है उसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। अब हमको इस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करना है कि त्रिज्यखंड का ये वाला जो चाप है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बिंदु का नाम हो गया ए, ये बिंदु का नाम ए हो गया, और ये बिंदु का नाम क्या हो गया यहाँ पर आपका बी हो गया। ए से लेके बी तक की जो लंबाई है वो कितनी है यहाँ पर हमको वो निकाल के लाना है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संगत चाप की लंबाई। संगत चाप की लंबाई कितनी होती है देखो, तो थीटा, थीटा थीटा बटे 360। थीटा क्या है? यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यहाँ पर बनने वाला जो कोण है उस कोण को हम थीटा बोलते हैं। थीटा बटे 360, पूरे बिंदु पर बनता है 360 डिग्री का कोण, तो थीटा बटे 360 गुणित वृत्त की परिधि पूरी कितनी होती है? 2 पाई आर, रख देंगे यहाँ पर 2 पाई आर। तो चाप की लंबाई मतलब ए से लेकर बी तक की जो लंबाई निकालना है हमको, यहाँ पर वृत्त के चाप की लंबाई निकालना है, तो हमारा सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। यदि हमको चाप की लंबाई निकालना है, ए बी यहाँ पर हमारा एक चाप है, यदि हमको इस ए बी चाप की लंबाई निकालना है, तो ए बी चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे? थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, यहाँ से हम अपनी चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। और यदि हमको क्षेत्रफल निकालना है, मान चलो कि ये हो गया हमारा यहाँ पर व्रत, और ये हो गई हमारी पहली त्रिज्या और दूसरी त्रिज्या, इसके अंदर का हमको पूरा एरिया निकाल के लेकर के आना है कि पूरा अंदर का एरिया कितना है, अंदर का पूरा क्षेत्रफल कितना है। तो त्रिज्यखंड का, ये इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा एरिया है ये त्रिज्यखंड कहलाता है। क्लियर? दो त्रिज्या और व्रत के चाप से घिरा हुआ क्षेत्रफल त्रिज्यखंड कहलाता है ना। क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर होता है। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, किसका निकालना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड किसको बोलेंगे? यहाँ पर समझ लो, ये हो गया यहाँ पर हमारा एक वृत्त, ये हो गया यहाँ पर हमारा एक वृत्त, और यहाँ पर एक हो गई ये जीवा। तो इस एरिया को हम बोलते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? ये हो गया यहाँ पर, अब देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का बहुत आसान तरीका है। यहाँ से लेकर के, देखो वृत्तखंड किसको बोलेंगे? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है, ये वाला एरिया दिख रहा है, यहाँ से ये यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक का एरिया कहलाता है वृत्तखंड। क्लियर? और यहाँ से लेकर के ये त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ तक, इतना पूरा एरिया कहलाता है त्रिज्यखंड। तो अगर मैं इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, और ये कहलाता है त्रिभुज, ये पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, अगर मैं इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर मैं इतने क्षेत्र को यहाँ से घटा दूंगा, तो मैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लूंगा।
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, पूरा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से ये इतना इतना इतना, त्रिभुज के क्षेत्रफल को मैं माइनस कर दूंगा तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। बोला मैंने कहाँ तक, ये पूरा त्रिज्य खंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा त्रिज्य खंड हो गया। त्रिज्य खंड कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा त्रिज्य खंड हो गया। इस पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा तो वृत्त खंड यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। ये अध्याय 12 के हमारे सूत्र होगा। सूत्र पूरे याद करना पड़ेगा क्योंकि सूत्र के आधार पर ही आपको सवाल बनेंगे। सूत्र नहीं बनेंगे तो आपसे घंटे सवाल भी नहीं बनने वाले। कैसा रहेगा, है ना। थोड़े सूत्र और बच्चे हैं, फिर ब्लू प्रिंट यहाँ पर हम देखेंगे। हाँ देखिए अध्याय 13 पृष्ठ, अब अध्याय 13 के कुछ सूत्र। अध्याय 13 हमारा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पहली बात करेंगे यहाँ पर हम घनाभ की। घनाभ क्या होता है यहाँ पर मैं आपको बुक में बता देता हूँ। घनाभ किसे कहते हैं। तो सूत्र यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा। पहला सूत्र यहाँ पर क्या आपका, देखो पहला सूत्र यहाँ पर आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। घनाभ किसको बोलते हैं? इस प्रकार की जो आकृति होती है, इस आकृति को, ये आकृति हमारी कहलाती घनाभ। जो हमारा घनाभ, ये हमारी घनाभ की, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ में ये वाली जो भुजा होती है इसको हम बोलेंगे लंबाई, बाई एल बोलेंगे। ये वाली जो भुजा होती है इसको हम बोलते हैं चौड़ाई, चौड़ाई इसको बोलते हैं हम एच। ये वाली भुजा होती है आपकी एच। अगली भुजा होती है यहाँ पर आपकी ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब होता है यहाँ पर क्या, एक होती है लंबाई, एक होती है ऊंचाई, और एक होती है, एक में होती है यहाँ पर चौड़ाई। चौड़ाई यानी बी यानी चौड़ाई, है ना। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन ऊंचाई गुणा लंबाई। 2 LB इन एल मतलब लंबाई, एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है लंबाई, बी का मतलब होता है ब्रिथ, ब्रिथ यानी होता है यहाँ पर आपका चौड़ाई। उसके बाद फिर एच, एच का मतलब होता है, एच का मतलब होता है हाइट, हाइट यानी होता है ऊंचाई। 2 LB धन बी एच धन एच एल, टू इंटू एल बी धन बी एच धन एच एल। ऐसा, एल बी धन बी एच धन एच एल, एल बी धन बी एच धन एच एल। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन किसको बोलते हैं, घन भी ऐसे ही बनता है लेकिन उसकी फलक वर्ग वर्ग के आकार की होती है। घन ऐसा बनता है, इसमें फलक जो होती है वो वर्ग के आकार की होती है। मतलब जो भुजा 4 की तो ये भी 4 की, ये भी 4 की, ये भी 4 की। इस प्रकार से हमारा घन बनता है, फिर क्यूब बोलते हैं। तो क्यूब बोलो, बात एक ही। ये बन गया हमारा घन। घन घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। ये वाली भुजा भी ए लंबाई की रहेगी, इसकी लंबाई भी ये रहेगी, इसकी लंबाई भी रहेगी। इसकी पूरी भुजा बराबर होती है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणित 6 a का वर्ग, 6 गुणित भुजा की घात 2। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा की घात 2 होता है, 6a² होता है घन का पृष्ठीय, 6 गुणा भुजा की घात 2 हमारा घन का पृष्ठीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन किसको बोलेंगे, जो सिलेंडर होता है उसको बोलते हैं हम बेलन। आपका बेलन, ये कहलाता है हमारा बेलन। क्या बोलते हैं इसको हम, हमारा बेलन। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का मतलब जो होता है जैसे कि आपका बेलन, ये हो गया बेलन। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है सिर्फ ये इतना, हम बोलेंगे बेलन, क्या बोलेंगे इसको हम, इस तरह ये बेलन है हमारा एक प्रकार। देखिए आपका एक प्रकार से बेलन है।
वक्र प्रश्न मतलब सिर्फ इधर के पृष्ठ की बात हो रही है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr एच। अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि वक्र भी रहेगा और इधर का क्षेत्रफल भी और इधर साइड का क्षेत्रफल भी पूरा, मतलब कि ये वाला पूरा क्षेत्रफल प्लस ये वाला भी, ये वाला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr ब्रैकेट में r धन एच। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr ब्रैकेट में r धन एच। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr ब्रैकेट में r धन एच। अगला शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, शंकु, शंकु उसको बोलेंगे, ये बोलते हैं हम शंकु। फिर आइसक्रीम की कोन, तो हम बोलेंगे शंकु या फिर कोन बोलेंगे, तो बोलेंगे शंकु या फिर इसको हम कोन बोलेंगे। तो होता है हमारा शंकु। शंकु में क्या होता है देखिए, शंकु में यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं हम त्रिज्या आर बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे हम ऊंचाई एच। तो ये जो होती है आपकी तिरक ऊंचाई एल होती है। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है यहाँ पर हमारा पाई आर एल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है पाई आर एल होता है। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का कुल, शंकु मतलब कि जो आपका शंकु है, यहाँ पर जो आपको शंकु बना है इसका कुल पृष्ठ मतलब कि इधर का भी पूरा क्षेत्रफल और नीचे वाली जो पेंदी लगी गोल वाली उसका भी क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर ब्रैकेट में आर धन एल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर ब्रैकेट में आर धन एल। ये होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर धन एल। अगला यहाँ पर आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला किसको बोलेंगे, ये होता है हमारा यहाँ पर गोला। ये क्या हो गया हमारा गोला हो गया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का, इस गोले का हम पूरा पृष्ठ, गोला का मतलब होता है गेंद, जो गेंद होती है उस गेंद को ही हम गोला कहते हैं। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि गोले का पूरा अंदर का पूरा क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr की घात 2। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr² होता है। और अर्धगोला, अर्धगोले का मतलब तो गोला को आपने 20 से काट दिए, अर्धगोला आपका ऐसा बन करके आता है। अर्धगोले का आदि आप निकालोगे, पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr की घात 2। होता है पूर्ण गोले का पृष्ठीय, पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। अब अर्धगोले की बात करूंगा मतलब इसमें हम 2 का भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2πr²। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², है ना। ये होता है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। अब हम बात करेंगे आयतन की, हम बात किसी करेंगे आयतन, आयतन की बात करेंगे। सूत्र पूरे याद करना है, ये सूत्र का उपयोग पूरे सवाल में होगा, है ना, सवाल में होगा। घनाभ का आयतन, घनाभ मतलब मैंने बताया था आप लोग को, ये आकृति हमारी घनाभ की बनती है। इसकी फलक कैसी होती है, आयताकार होती है। ये आकृति हमारी घनाभ की बनती है। घनाभ का हम क्या निकाल रहे हैं, घनाभ का हम आयतन निकाल रहे हैं। घनाभ का आयतन होता है लंबाई एल गुणा चौड़ाई बी गुणा ऊंचाई एच। एल गुणा बी गुणा एच मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये होता है हमारे घनाभ का आयतन, पूरा सूत्र याद रखना है। अगला है घन का आयतन, घन किसको बोलेंगे, ये होता है यहाँ पर हमारा घन, ये बनता है हमारा क्या, घन बनता है। ये बनता है हमारा क्या, घन बनता है। घन का आयतन, घन की प्रत्येक भुजा होती है आपके यहाँ पर a सेंटीमीटर। घन का आयतन भुजा घात 3 होता है। घन का आयतन क्या होता है यहाँ पर आपका, घन का आयतन यहाँ पर हमारा निकल करके आता है भुजा की घात कितनी, भुजा की घात 3 हमारा घन का आयतन निकल करके आता है। घन का आयतन हमारा क्या होता है, भुजा की घात 3 होता है। का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3 होता है। अगला है बेलन का आयतन, बेलन मतलब कि ये बेलन, बेलना कैसे बनता है बेलन हमारा, बेलन यहाँ पर हमारा इस टाइप से, बेलन किसको बोलेंगे, हमारा बेलन। हमको इस बेलन का आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। बेलन का आयतन कितना निकल के आता है हमारा, πr²h निकल करके आता है हमारा। बेलन का आयतन होता है πr²h। ये बेलन हो गया, बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। अगला होता है शंकु का आयतन, शंकु किसको बोलेंगे, होती है हमारी कोण। शंकु यहाँ पर हमारी क्या होती है, कोण, जो कि हमारा शंकु। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr² होता है। शंकु, इसका हमको पूरा आयतन निकालना है। आयतन का मतलब होता है जैसे कि बेलन, इसके अंदर कुल कितना पदार्थ जा सकता है, इसके अंदर कितना पदार्थ आ सकता है, उसकी बात करेंगे तो हम आयतन की बात करेंगे। और उस बाहरी सरफेस की बात करते तो हम वो क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल का मतलब होता है बाहर का पूरा सरफेस, इसका मतलब होता है क्षेत्रफल। और इसके अंदर कितना पदार्थ आ सकता है उसको हम बोलेंगे आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन यहाँ पर आप देख सकते हो, शंकु का आयतन कितना निकल करके आता है। शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h होता है। अगला है गोले का आयतन कितना होता है, ये हो गया यहाँ पर हमारा गोला।
इसका हमको आयतन निकालना है, मतलब इसके अंदर कुल कितना पानी आ सकता है। किसी गेंद है, गेंद के अंदर कुल कितना हवा आ सकती है पानी, तो आयतन की बात करेंगे। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर की घात 3 होता है। अब अर्धगोले का आयतन मतलब घमेला, अर्धगोला इस प्रकार से बनता है। अर्धगोले का में कितना भाग आ सकता है? अर्धगोले का आयतन, गोले को हमने 20 से काट दी, इस प्रकार से हमारा अर्धगोला बनता है। इसके अंदर कुल कितना भाग आ सकता है? तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की घात 3। अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई आर की घात 3 होता है। अर्धगोले का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर की घात 3 निकल करके आता है। अर्धगोले का आयतन हमारा कितना निकल के आता है? 2/3 पाई आर की घात 3 निकल करके आता है अर्धगोले का आयतन। अगला है अध्याय 14। अध्याय 14 के यहाँ पर हम सूत्र देख सकते हैं। अध्याय 14 यहाँ पर हमारा कौन सा पाठ है? सांख्यिकी वाला यहाँ पर हमारा पाठ है अध्याय 14। देख सकते हो, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो माध्य का मतलब समांतर माध्य। सबसे पहले यहाँ पर हम समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। मैंने अध्याय पूरा पढ़ा चुका हूँ। समांतर माध्य क्या बोला मैंने? समांतर समांतर माध्य हम पहले सीखेंगे समांतर माध्य निकालना। हम समांतर माध्य निकालना सीखेंगे। समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है? समांतर माध्य निकालने का ये सूत्र होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। समांतर माध्य का सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। एक्स समांतर माध्य एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये जो वीडियो जिस सूत्र आपको इकट्ठे कॉपी में लिख के रख लेना है। जब आप पेपर देने जाओगे तो पेपर देने के 2 घंटे पहले फिर 1 दिन पहले आपको पूरे पूरे सूत्र रिविजन कर लेना है। सूत्र की कॉपी आप लोग को अलग से बनाना है, लिखते हुए चलना है। समांतर माध्य निकालने की कल्पित विधि एक होती है, कल्पित विधि, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि समांतर माध्य निकालोगे तो एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ एक्स एफ डी बटे सिग्मा एफ। कल्पित माध्य विधि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, है ना? ये होता है समांतर माध्य। अगला होता है बहुलक निकालने का सूत्र, बहुलक। अगला हम बहुलक कैसे निकालेंगे? बहुलक, बहुलक निकालने का सूत्र होता है, बहुलक होता है, बहुलक बराबर होता है एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। इसको 10-10 बार लिख लिख करके याद करना, सूत्र को रट लेना बिल्कुल। पेपर में सूत्र आपका बन करके आएगा। बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक बराबर होता है एल प्लस F0 F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा एच। ये बहुलक निकालने का आपका सूत्र होता है। सूत्र क्या का होता है? बहुलक निकालने का आप लोग का यहाँ पर सूत्र दिया गया है। इससे आप यहाँ पर बहुलक निकाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पर अगला सूत्र क्या का दिया है? देखो अगला सूत्र, अगला सूत्र यहाँ पर दिया है, अगले नंबर का सूत्र यहाँ पर दिया, तीसरा सूत्र माध्यक निकालने का सूत्र दिया है। पूरे सूत्र याद करना पड़ेगा। ये पूरे सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। इन सूत्र की साथ आपके सवाल बनेंगे। अगला सूत्र वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निम्न सूत्र से निकाल सकते हैं। माध्यक बराबर होता है एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा एच। माध्यक बराबर क्या होता है? एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा एच। इससे आप माध्यक निकाल सकते हो। अगला होता है प्रायिकता। प्रायिकता में दो सूत्र यहाँ पर आपके दिए गए हैं। पहला सूत्र होता है प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। और अगला सूत्र यहाँ पर आप लोग का क्या निकल के आता है? प्रायिकता का पहला सूत्र होता है प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। और अगला सूत्र यहाँ पर आपका लोग का बन करके आता है क्या? घटना के होने की प्रायिकता घटना घटित ना होने की प्रायिकता पीई बार दोनों का योग होता है आपका यहाँ पर एक होता है। दो सूत्र आपको याद करना है। इतने पूरे सूत्र आपके खत्म होते हैं। अब अगले अध्याय अगले वीडियो में मैं आप लोग को ब्लूप्रिंट समझाऊंगा। 10वीं क्लास का ब्लूप्रिंट आपको पेपर किस प्रकार से बन करके आएगा वार्षिक परीक्षा का, ये ब्लूप्रिंट आपको दिया है। अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।